दुनिया के सामने अब तक की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा। विश्व के अलग अलग हिस्सों में आज तक ऐसे कई रहस्यमयी लोगों ने जन्म लिया जिनके बारे में प्रचलित कई रहस्यों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इन रहस्यों का जवाब किसी वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। इनमें से किसी की मौत पर शंका बनी हुई है तो किसी की पहचान पर। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह जितनी खूबसूरत थी उससे कई ज़्यादा वह चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उसके कई पुरुषों से संबंध थे। वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। इतिहासकार मानते हैं कि उसने एक सर्प से खुद को अपने वक्षस्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ मानते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। रोम की 3 ताकतें। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वो 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी, जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उसे मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वो इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उसे अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उसके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वो भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। 5 भाषाओं की ज्ञाता। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वह बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उसका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह बहुत ही रोचक है। फराओ वंश की अंतिम शासक। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी। इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उसे तथा उसके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसे राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। जूलियस सीजर का साथ। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया। फिर क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा रोमन सम्राट जूलियस सीजर के साथ रहती थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था।
क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा का पलायन। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाज़ों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वो एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसला कर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई, जिसे उसने बनवाया था। वहाँ एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा की मौत एक रहस्य। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। लेकिन क्या यह सच है? क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। मादक पदार्थों के सेवन से हुई मौत। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और हेमलॉक यानी सफ़ेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उसकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उसकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। समाचार पत्र टेलीग्राफ ने क्रिस्टोफ के हवाले से कहा, महारानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इस बात की संभावना कम ही है कि उसने मौत के इंतज़ार में खुद को बदसूरत बनने दिया होगा। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर का दौरा करने वाले क्रिस्टोफ ने वहाँ कई प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों का अध्ययन किया और सर्प विशेषज्ञों की राय ली। उनका कहना है कि क्लियोपेट्रा अपने मिथक को बनाए रखने के लिए मौत के समय भी खूबसूरत बनी रहना चाहती थी। उन्होंने बताया कि क्लियोपेट्रा ने संभवतः अफीम, हेमलॉक और अन्य पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया होगा। उस काल में इस घोल को चंद घंटों के भीतर पीड़ा रहित मृत्यु के लिए पिया जाता था, जबकि सर्पदंश की स्थिति में कई बार प्राण निकलने में कई दिन लग जाते थे। क्लियोपेट्रा कॉकेशियन या अफ्रीकी। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उसकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता लगाया है कि उसके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। इसका मतलब कि क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं बल्कि आधी अफ्रीकी थी। पूर्व में बीबीसी ने इस पर एक वृत्त चित्र क्लियोपेट्रा पोर्ट्रेट ऑफ अ किलर को प्रदर्शित किया था। इसमें टर्की के एफेसस स्थित एक मकबरे में मानव अवशेषों की खोजों का विश्लेषण किया गया है।
मकबरे का फॉरेंसिक तकनीक के साथ मानव विज्ञान और वास्तुशास्त्रीय अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि इसमें पाया गया कि नरकंकाल क्लियोपेट्रा की बहन राजकुमारी अर्सिनोई का अवशेष है। इस अध्ययन दल का नेतृत्व करने वाले ऑस्ट्रियाई विज्ञान अकादमी के पुरातत्व विज्ञानी हाइक थुएर ने बताया कि जांच से यह पता चला है कि अर्सिनोई की मां एक अफ्रीकी थी। यह खुलासा सचमुच में एक सनसनीखेज बात है, जो क्लियोपेट्रा के परिवार तथा क्लियोपेट्रा और अर्सिनोई के बीच रिश्तों पर एक नई रोशनी डालता है। सुंदरता के लिए गधी का दूध। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वह गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वह नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगवाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया हुई खोज में यह बात साबित हुई है। टर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज़्यादा मोटे नजर आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। तो फिर कहीं की भी महारानी हो, वह तो ये पसंद करेगी ही। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।